बेटे आज हम कर रहे हैं मई जून 2023 वेरिएंट 21। चलिए पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैंने किए हुए जो आसान है, ठीक है, जो मुश्किल है वो मैंने आपके साथ करने हैं। चलिए अब ये है, ट्यूलेरियम इज एन एलिमेंट इन ग्रुप 16। द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ ट्यूलेरियम इज ये रहा, ये 52 मैंने पीरियोडिक टेबल देख के लिखा है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका वैलेंस शेल कौन सा है? 5 वैलेंस शेल है। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कौन से शेल में से जाएंगे? 5s या 5p में से? 5p में से जाएंगे। 5p में से जाएंगे। अगर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगी तो बताइए p से होगी या s से होगी? बोले, अगर इसकी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी जैसे सिग्मा पाई होते हैं तो बताएं किससे होगी? p से होगी या s से होगी? सबको बोलना चाहिए p से होगी, p से होगी, बिल्कुल सही है। अच्छा अगर मैं कहूँ सिग्मा बॉन्डिंग है तो कौन से दो ऑर्बिटल होंगे? बोलो ना यार। सर हमें बेटा कैसे पता चलेगा? अरे हो भाई जाएगा ना। बेटा खाली p ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है? px ही तो बनाता है। तो px के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर पाई बॉन्ड बनाएगा तो py के या pz के दरमियान बनेगा। पहले pz वरना फिर py। अच्छा सर, बोलो मेरे सिग्मा बच्चों। सिर्फ sp के बिटवीन नहीं बनता है? sp जो नहीं मिक्सचर नहीं 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 नहीं, s सिग्मा, px सिग्मा, px सिग्मा, ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। py पाए, pz पाए, ये पाई बॉन्ड है। क्या बात समझ आ रही है? और सर वो मिक्सचर फिर हम कब लिखते हैं, जब वो मिक्सचर हम जब करते हैं? क्या दोबारा बोलना? वो जब हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे वो sp, वो किस केस में होता है? वो तो sp किसी कंपाउंड, जैसे अमोनिया है, अब अमोनिया किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो sp किसी दूसरे के साथ बना रहा होगा ना। अच्छा तो आप ये विदिन बता रहे हैं? मैं विदिन बता रहा हूँ ना आपको, हालांकि ऐसा सवाल है नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। चलिए बताइए ट्यूलेरियम में कितने न्यूक्लियॉन नंबर हैं? 130। 130। 130। 130। बताइए इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 52। 52। बताएं न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे इसमें से इसको माइनस करके? क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए अगला है, आइडेंटिफाई द सब शेल in an atom of tellurium that contains electron with the lowest energy। मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द सब शेल इन एन एटम ऑफ tellurium that contain electron with the lowest energy। दोबारा दोबारा पढ़ रहा हूँ, दोबारा सुने। आइडेंटिफाई द सब शेल in an atom of tellurium that contain electron with the lowest energy। बताइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी होती है? 1s। 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल। अब कह रहे हैं फर्स्ट आयनिश एनर्जी बताइए। आपने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिखना है, इस पर प्लस चार्ज लिखना है, और दे शुड बी इन गैसियस स्टेट। उन्हें ये बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आपसे कह रहा है द रेडियस ऑफ ट्यूलेरियम आयंस डिक्रीजेस आफ्टर ईच सक्सेसिव आयनिश एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ग्राफ बहुत कम आया है।
State two factors that are responsible for the increase in the first 6 ionization energies of tellurium. बताइए दो फैक्टर कौन से हैं? फर्स्ट 6 आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है. देखिए ये रहा टुलेरियम. बताइए 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं ना. जी तो 6 में कोई शेल वेल चेंज हो रहा है? जी, जब हम वो 4 और नहीं, 5 से within the shell, within 6 इलेक्ट्रॉन. नहीं जी सर। सर, वो P से S नहीं जा रहा. नहीं बेटा, वो तो ऑर्बिटल चेंज हो रहा है, शेल तो चेंज नहीं हो रहा ना. अच्छा सही है सही है. सही है. तो अब ये कह रहा है स्टेट टू फैक्टर. आपने लिखा एज इलेक्ट्रॉन रिमूव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस. शेल चेंज होने के बाद या ऑर्बिटल चेंज होने के बाद शील्डिंग डिक्रीजेस बाय सब शेल. 5s to 3d, 5s to 5p. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? बेटा आपने एक बात पढ़ी है कि शेल जब भी चेंज होता है शील्डिंग चेंज हो जाती है. अब ये बात भी याद रखिएगा कि जब ऑर्बिटल चेंज होता है तब भी शील्डिंग चेंज हो जाती है. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? 5th से 4 में जाएंगे, शेल चेंज, शील्डिंग चेंज. P से S में जाएंगे, ऑर्बिटल चेंज, शील्डिंग चेंज. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? जी सर. जी सर. देखो जी सर। मैंने क्या लिखा है, ये देखो मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, ठीक है. 5s2, ये देखो 5s2 5p4, 5p4, 5s2 5p4. बेटे जब आप इलेक्ट्रॉन हटाएंगे 5p से, जब 4 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे उसके बाद क्या ऑर्बिटल चेंज हो जाएगा? जी सर. तो शील्डिंग डिक्रीज हो जाएगी ना बेटा. शेल डिक्रीजेस, ऑर्बिटल डिक्रीजेस, शील्डिंग डिक्रीजेस. तो अपने पास एक DI करके लिख लें. DI का मतलब डॉक्टर इंस्ट्रक्शन. जुगाड़ को इंग्लिश में मैंने लिखा, शॉर्टकट को मैंने लिखा, टेक्निक को मैंने लिखा DI. इसका क्या मतलब होगा मेरे बच्चे? इसका मतलब होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या यूं लिखे शील्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल. बेटा शेल डिक्रीज, शील्डिंग डिक्रीज. शील्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल, ऑर्बिटल चेंज, शील्डिंग चेंज, ऑर्बिटल डिक्रीज, शील्डिंग डिक्रीज. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? जी सर. सर अगर ऑर्बिटल कम हो रहा है, बोलो. अगर ऑर्बिटल कम हो रहा है बट वो शेल सेम है तो मेरे ख्याल से शील्डिंग में कोई फर्क नहीं आएगा ना. आयरन एनर्जी में कह रहे हो? शील्डिंग में कि अगर ऑर्बिटल चेंज हो रहा है और सपोज तो शील्डिंग में कोई फर्क आएगा, कम अबे होगी या भाई बढ़ेगी? यही तो लिखाया है मैंने, तुम्हें क्या कर रहे हो? शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग. तो ये इसका सही क्या है, मतलब? इसका मतलब यही है ना कि शेल कम शील्डिंग कम, ऑर्बिटल ठीक कम है, शील्डिंग कम. सही है सर. बोलो क्या ये जुमला मैंने सही लिखा है? यहाँ तो गलती नजर आ रही है. 5s to 5p, 5P to 5S नहीं होना चाहिए. 5p to 5s होना चाहिए. शाबाश. 5p to 5s. सर ये तो एक ही पॉइंट लिखा है ना सर. नहीं, ये दो लिखे हैं ना, शील्डिंग डिक्रीजेस. आप इसकी मार्किंग स्कीम खोल के देखें. ये नहीं कोई और मैंने point? किया हुआ भी है. उसमें स्किन पे रिपल्सन की भी बात की थी. जब हम 5P4 से जैसे 5P3, जब 4 से 3 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन वो पेयर्ड वाला कम हो जाएगा ना. नहीं तो हाँ कोई पता नहीं कुछ.
एक मिनट मार्किंग स्कीम को चेक करो, स्पिन पे रिपल्जन पता है, तो हम ओके उस वक्त लिखेंगे ना जब कोई कंपैरिजन हो रहा हो ना। बोल रही हूँ सर आपसे। क्योंकि 5p4 का मतलब ये हुआ कि ये एक ये आ गया इलेक्ट्रॉन, ये आ गया 5p4। मीटर्स में कहा हुआ है स्पिन पे रिपल्जन वाला, तो अगर स्पिन लिखा है स्पिन पे रिपल्जन, मुझे लिखा है, तो पहली आयनिक एनर्जी स्पिन पे रिपल्जन की वजह से कम होगी। लेकिन उसका वही एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर हमने न्यूक्लियर अट्रैक्शन वाला और शील्डिंग का भी लिख दें तो उसने 2 मार्क्स दिए थे उसके। अच्छा ठीक है, देखो स्पिन पे रिपल्जन में इसलिए नहीं कहूंगा कि मेरा अपना ख्याल, स्पिन पे रिपल्जन उस सूरत में लिखते हैं जब किसी के साथ कंपैरिजन हो रहा हो। मैंने सही आपको है। पास्ट पेपर कराते हुए करवाया था ग्रुप 1 ग्रुप टू की ज्यादा ग्रुप 1 से, ग्रुप 13 ग्रुप 13 की कम है, ग्रुप 2 की ज्यादा है, याद है ना। 15 की ज्यादा है, 16 की कम। ये दो दो उल्टे सीधे काम है, ये याद रखने हैं। Across the period, ionization energy decreases, except group 2, group 13, except 15, 16. हाय हाय हाय, समझ आ रही नहीं आ रही है? जी वो बात समझ आ रही है बेटे? चलिए अब ये कह रहे हैं जी सर। 7 आने बताना, ठीक है। अब आप देखें मैं ग्राफ बनाते जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जा रहा हूँ, ठीक है। ये था 4d10, 5s2, 5p4। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले ग्राफ को बताइए, अक्रॉस द पीरियड शील्डिंग इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? सेम रहती है। दोबारा सवाल सुनिएगा, अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? इंक्रीज होती है। अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होती है, ऐसा ही है या इंक्रीज होती है? इंक्रीज होती इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है। अब जरा सोच समझ के आंसर दिएगा। एक क्वेश्चन आता है उसमें एग्जामिनर पूछता है अक्रॉस द पीरियड आयनिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, सेम ही हो रही है, बताएं क्यों, या बताएं वो कौन सा पीरियड है, या बताएं वो कौन सा एलिमेंट है, या बताएं वो कौन से एलिमेंट्स हैं। ओए होए सर, ये तो वो है ना किसी को नहीं आता। ट्रांजिशन वाला जो हम बोलते हैं कि ये शेल के अंदर बढ़ता वाह वाह रहता वाह 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 वाह, दोबारा बोलिएगा इसका आंसर, मजा आ गया, क्या दोबारा बोलिएगा? है। हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, मतलब उसके अंदर ये होता है ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो शेल अंदर वाले होते हैं ट्रांजिशन। वो बढ़ता रहता है वाह इलेक्ट्रॉन वाले से। वाह, बेहतरीन आंसर दिया आपने। ट्रांजिशन एलिमेंट वो वाहिद एलिमेंट है अक्रॉस द पीरियड जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी सेम होती। अब वो एग्जामिनर आपसे सवाल कर सकता है कि बताइए क्यों, बोलें। सर बोले उसमें क्यों? वो जैसे हम वो जो लिखते हैं, जो हम कॉन्फ़िगरेशन जो लिख रहे होते हैं, उसके हाँ अंदर 3D वाला अंदर की तरफ शायद आ रहा होता है और 3D के अंदर एक एक भर रहा होता है, कुछ ऐसा होता है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें भर रहा होता है। देखिए मैं बताता हूँ, 3D में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। 3D में कितने होते हैं बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। और अक्रॉस द पीरियड में भी 10 ही इलेक्ट्रॉन, 10 ही एलिमेंट होते हैं तकरीबन, है ना। तो डी ऑर्बिटल रिमेन सेम, शील्डिंग रिमेन सेम, आयनाइजेशन एनर्जी रिमेन सेम। यहां से ट्रांजिशन का ये लिंक था। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है बेटा? जब भी डी ऑर्बिटल का आ जाए, खुदा का वास्ता है यार, देखो मैं पास पेपर सॉल्व नहीं करा रहा, मैं पास पेपर के जरिए पढ़ा रहा हूँ बेटा। ट्रांजिशन मेटल में अक्रॉस द डी ऑर्बिटल, अक्रॉस द डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल रिमेन सेम,
ऑर्बिटल रिमेन सेम, शील्डिंग रिमेन सेम, आयोनाइजेशन एनर्जी रिमेन सेम। सर मैं एक बात वो मुझे कहनी थी कि ना हमने एक ऐसा सवाल एक आया हुआ था ना जिसमें हमने पूरी बात लिखी थी कि हाँ न्यूक्लियर बेटा, चार्ज तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो न्यूक्लियर चार्ज भर रहा है, लेकिन वो अंदर मतलब इनर इलेक्ट्रॉन वाले भर रहे हैं, तो शील्डिंग भी भर रही है और न्यूक्लियर चार्ज भी भर रहा है, तो दोनों इफेक्ट कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये अ, वजह नहीं है। वो एक अलग सवाल है, ये एक अलग सवाल है ना। मतलब ये बात भी ठीक है ना, वैसे है तो ठीक अ, नहीं है, अ, अभी हम करेंगे 2020-21 में आएगा वो सवाल। सही ठीक है, मैंने क्या कहा, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट की आयनेशन एनर्जी मैंने पूछा, आपने कहा सेम होगी। क्यों होगी सेम? क्योंकि डी ऑर्बिटल में सेम ऑर्बिटल, शील्डिंग रिमेन सेम, तो आयनेशन एनर्जी रिमेन सेम। क्या तुम सबको मेरी बात समझ आ गई? मैं आगे बढ़ूं? जी सर। चलो जी, मुझे बताओ, ये आ गया टिलेरियम का। बोलो, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? 4d10, 5s2, 5p3। बोलो, बात सही है? नहीं, वो जी सर। 4 से जाएगा ना, नहीं नहीं 5 से जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। सही है, ये एक मैंने क्रॉस लगा दिया आपको समझाने के लिए। मैं इस पे येलो 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 लगा रहा हूँ, ठीक है। अब अगला जाएगा, बन जाएगा 4d10, 5s2, 5p2। ये दूसरा स्पॉट आ गया। अगला आ जाएगा 4d10, 5s2, 5p1। ये स्पॉट आ जाएगा। फिर आ जाएगा 4d10, 5s2, 5p0। बोले बेटा, ऐसे ही आ जाएगा। बताइए, क्या जी सर। ऑर्बिटल अब चेंज हो जाएगा? जी सर। जैसे अब, हाँ बोले। बिग जंप आएगी ना सर थोड़ी सी। अब बिग जंप आएगी, ये देखें 4d10, 5s1, बिग जंप। बताएं, ये ऑर्बिट चेंज होने की वजह से आ रही है, ऑर्बिटल चेंज होने की वजह से आ रही ऑर्बिटल। है? ये लिखा ऑर्बिटल। हुआ बिग जंप बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ब्लू से करेंगे, ठीक है। अब जाएगा मेरे बच्चों 4d10, 5s0। ये आ गया आपके पास, ये रहा, ठीक है। फिर ये आ रहा। अब बताइए 4d10, अब जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बिग जंप आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। अब बिग जंप क्यों आ रहा है? शेल चेंज होगी। अब सेल शेल चेंज हो चेंज रहा हो है। गया, तो बिग जंप बिकॉज शेल इज चेंज, बिग जंप। तो लिहाजा आप देख सकते हैं। बताइए, ऑर्बिटल का बिग जंप ज्यादा बड़ा है या शेल का? सेल का। शेल है। क्योंकि शेल चेंज होने से न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास हो जाता है। इसलिए देखिए, नीचे वाला बिग जंप छोटा बिग जंप है और ऊपर वाला बड़ा बिग जंप है। बोलिए, आपको बात समझ आ गई? आगे बढ़िए। जी सर। जी सर। अच्छा, अब है टिलेरियम रिएक्ट्स with F2 at 150 degree centigrade to form TeFX. Molecule of TeFX are octahedral with bond angle of 90 degree. सही है। Explain why TeFX is octahedral with bond angle of 90 degree. ये सवाल पूछ रहा है। तो अब बताइए, इसके अंदर कितने फ्लोरीन एटम है? 6। 6 एटम, ठीक है। तो बताइए, मैंने इसमें क्या लिखा, 90 डिग्री क्यों बनेगा? ठीक है, आप इसकी मार्किंग स्कीम भी चेक करेंगे। मैंने लिखा है देयर आर 6 फ्लोरीन एटम बॉन्डेड विद टोलेरियम। फिर मैंने लिखा 4 साइड्स आर अबव द प्लेन एंड 4 साइड्स आर बिलो द प्लेन। अब 4 साइड कैसे बनी है देखें, 1 2 3, ये 4।
क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? बोलो मेरे बच्चों, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा टुलेरियम, ये रहा फ्लोरीन, बल्कि इधर ही देख लीजिए, ठीक है? ये देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो बेटा 4 साइड आ रही है ना, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक पीछे। बोलो बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। सर इसका लैटिस बना रहे हैं? नहीं, ये तो वो शेप आ रही है ना। सर एक दो और के बनाकर दिखाएं, कैसे बनाएंगे? ये ऑक्टाइडल है ना। सर ये लिखने होंगे शेप, ये इसकी प्लेन ऊपर नीचे? देखिए, मुझे नहीं मालूम मार्किंग स्कीम में क्या है, मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है? ये कह रहा है में नहीं लिखा हुआ प्लेन का। अच्छा, क्या लिखा है मार्किंग स्कीम में? यही लिखा है, ब्लू से ही लिखा है। उसमें सिर्फ 6 बॉन्डिंग पेयर्स, 0 लोन पेयर्स वाली बात, और कि वो इक्वल रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा देखिए, जब भी ऑक्टाइडल शक्ल आएगी ना, आपने ये जुमले लिखने जो मैंने लिखे हैं। सर ऑक्टाइडल का वैसे मतलब ये कि 4 ऊपर 4 नीचे, जब भी तो 8 होंगे। अगर आप लिखने चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। देयर इज सर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्जन ओनली। हाँ, तो ऐसा ही सवाल अगर टेट्राहीड्रल के लिए आए तो फिर यही हम चीज लिखेंगे ना, तो 4 भी बॉन्ड पेयर्स। तो भी यही लिखेंगे टेट्राहेड्रल में कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये कितने बॉन्ड बना रहा है। टेट्राहेड्रल में तो बेटा 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना, जी जी। तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो देयर आर 4। अगर टेट्राहेड्रल होता ना, हम लिखते देयर आर 4 फ्लोरीन एटम्स बॉन्डेड विद टुलेरियम। अच्छा, अब इसमें लिखेंगे 4 bonds with the bond angle 109.5, 4 bond pair, 0 lone pair. There is bond pair repulsion only. बस। सर प्लेन सा खाली इसमें लिखता हूँ ऑक्टाहेड्रल में? देखो ऑक्टाहेड्रल में 8, 4 ऊपर 4 नीचे, समझ रहे हो? बेटा मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो जी सर। क्या समझ आ रही है, बोलो क्या सीखें? 4 प्लेन्स हैं। 4 प्लेन से नहीं 8 है। 4 साइड है ना, 4 अच्छा सर। साइड ऊपर है, 4 साइड नीचे, टोटल 8 साइड हो गई। नहीं समझ आ रही? नहीं सर। नहीं आ रही बात? नहीं। आओ मैं तुम्हें ये समझाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये प्लेन आ गया, ठीक है? मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें दिखाने की। बोलो, एक साइड ये आ गई, यस सर। ये दूसरी साइड पीछे आ गई, ये तीसरी साइड राइट हैंड पे आ गई, चौथी साइड सामने आ गई। 4 साइड आ गई, नहीं आ गई? सर 4 साइड आ गया। आ गई ना? यस सर। जी सर। तो 4 ऊपर आ गई, 4 नीचे आ गई। बोलो मेरे बच्चे, बात समझ आ गई नहीं आई है? सर 4 साइड हो गए। बेटे बात समझ आ गई, आगे बढ़े? जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कल कोई पेपर है क्या तुम लोगों का? नहीं सर, आज है। ठीक है बेटे। चलो अगला है कंस्टेंट एंड इक्वेशन। जब टुलिनियम TeFx को पानी में डाला जाए तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? सही है, ये क्वेश्चन है। चलिए जी, अब ये कौन से ग्रुप का है? बेटा टुलिनियम कौन से ग्रुप का है? बोले 16। 16। तो देखना मैं कैसे बना रहा हूँ। हाँ, प्लस H2O, ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड,
प्लस HF। अब ये इक्वेशन बनाना बड़ा मुश्किल है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा, TeF6 प्लस H2O गिव TeOH6 प्लस HF। फ्लोरीन 6 है तो यहाँ 6 आ जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? 6 ऑक्सीजन है यहाँ। देखो इक्वेशन बैलेंस है। बोलो बेटा, इक्वेशन बैलेंस है। जी सर, लग तो है ये। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 6 है तो यहाँ X आ जाएगा, यहाँ X आ जाएगा, यहाँ X आ जाएगा, यहाँ पे भी X आ जाएगा। सर समझ नहीं आई ये आपने क्वेश्चन समझ नहीं आई सर। देखिए मेरी बात सुने, टेलेरियम कौन से ग्रुप में है? बोले ना, टेलेरियम कौन से ग्रुप में बेटा? बोलेंगे नहीं तो मैं कैसे समझाऊंगा आपको? ग्रुप 6 में है भाई। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर तो फिक्स तो, है। तो बेटा आपने यहाँ 6 लिख दिया। जी जब फ्लोरीन 6 हो गए तो आपने यहाँ 6 लिखा ताकि फ्लोरीन 6 हो जाए। ठीक जी सर। सही है। अब आपने क्या किया, टेलेरियम की वैलेंसी 6 है तो यहाँ 6 लिखा आपने। अब ऑक्सीजन 6 हो गए तो यहाँ 6 लगा दिया। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। अब बताइए इस रिएक्शन का नाम क्या है? जो पानी के साथ रिएक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कहते हैं। शाबाश। भाई हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन एक ही चीज है ना? देखिए हाइड्रोलिसिस कहते हैं पानी के मॉलिक्यूल का किसी भी सॉल्ट को घेर लेना, और अगर रिएक्ट कर जाए तो उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। बात सर समझ आ रही है? हाइड्रेशन का रिपीट कर देंगे? अगर सोडियम एक्वस लिखा है जी सर। ये हाइड्रेशन, लेकिन अगर वो रिएक्ट कर गया है अच्छा तो वो कहलाता है ठीक है सर, हाइड्रोलिसिस। एसोसिएशन को ठीक है, समझ गया सर। ओके सर। बात समझ आ गई है? चलिए अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है डिफाइन इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 2 नंबर का क्वेश्चन है, लिखवाएं क्या लिखूंगा? When 1 mole of इंथैल्पी चेंज, enthalpy change when 1 mole of water is Water. formed, शाबाश, when 1 mole of water is formed, when 1 mole of water is formed। 1 नंबर हो गया। so from an aqueous acid या alkali, when acid and alkali react। बात समझ में आ रही है? yes sir. in aqueous form। सर aqueous लिखना जरूरी है ना? बेटा सॉलिड में तो जिंदगी भर पड़े रहेंगे, कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। एक्वियस लिखना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको इनिशियल टेम्परेचर लिखा हुआ है। आपने करना क्या है, गौर से सुनिएगा, आपने डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन निकालना है। आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है, इसके आप मोल निकाल सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन है, सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम है, आप इसके भी मोल निकाल सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। सर
चलिए वो कह रहा है अमाउंट ऑफ H2SO4 निकालो, ठीक है। मोल इज इक्वल टू concentration multiply by volume divided by 1000। देखिए कंसंट्रेशन है कितनी है, सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन 1, वॉल्यूम कितना है 75। बोले क्या आएगा 0.75 75 इंटू 10⁻⁻3। बोले क्या इतना ही अमाउंट आएगा? जी बोलो सर। मेरे बच्चों। जी सर। जी सर। बेटा बेटा इसने सवाल ये नहीं पूछा है, उसने सवाल ये पूछा है H2SO4 के मोल नहीं पूछे, दैट इज न्यूट्रलाइज इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो वो लिमिटिंग वाला फॉर्मूला लगा तो लिमिटिंग वाला फॉर्मूला निकालेंगे, इसका मतलब है आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी मोल निकालने पड़ेंगे। मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1/100 डिवाइडेड बाय 1000। बोले कितना आ रहा है 0.1। 0.1 मोल। और ये कितना है मोल ऑफ H2SO4। बताइए क्या इतने ही मोल रिएक्ट करेंगे? बताइए लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? तो पहले हम H2SO4 रेशियो करेंगे ना। बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट है HNaOH। कैसे सर H2SO4 क्यों मोल्स कम है H2 अच्छा H2SO4, आई एम सॉरी लिमिटिंग रिएक्टेंट इज H2SO4। सर एक बात है कि अगर हम रेशियो लगाएंगे तो, क्योंकि मैं हमेशा रेशियो से करती हूँ, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे NaOH वाले के लिए, तो H2SO4 के जो रिक्वायर्ड मोल्स हैं वो 0। अच्छा सही सही समझ आ गई, सॉरी मैं। बात समझ में आ रही है? जी जी। आइए उसमें लिखा है, देखिए सवाल पूरा पढ़ते हैं। इसमें लिखा है यूज इक्वेशन 1 टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ H2SO। इक्वेशन 1 को यूज करना है, ठीक है। दैट इज न्यूट्रलाइज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इससे करना ही नहीं है। सर क्योंकि NaOH लिमिटिंग आ रहा है तो मैं कर रही हूँ। आपको मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? हाँ, असल में देखिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके मोल मैंने असल में वो 100 लिख दिया। देखिए मोल ऑफ H2SO4 1 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 1000। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, कितना आ रहा है इसको डिवाइड करें ना 7.5 इंटू 10⁻⁻2 आ रहा है, -3 आएगा सर। -2 आएगा नहीं वो 7.5 पे। सही कह रहे हैं, सही है सही। सही है ना? जी जी। अच्छा अगर देखा जाए लिमिटिंग रिएक्टेंट तो H2SO4 है। आप मेरी बात समझ रही हैं? सर आप एक दफा रेशियो मेथड लगा के देखिए। नहीं वो तो मुझे मालूम है, देखिए सवाल में लिख, सवाल पढ़े आप, मुझे तो 2 मिनट लगेंगे समझाने में। ये कह रहा है यूज इक्वेशन 1 टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल दैट इज न्यूट्रलाइज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। तो अभी आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट अभी आप बगैर मोल रेशियो के लगा के करेंगे ना, ये गलत होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें। यहाँ आपने मोल निकाल लिए, ये अभी मोल रेशियो नहीं है, ये अभी मोल नहीं बता रहे लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पे फैसला करना गलत है। अब आप लगाएं मोल रेशियो, तो आप लगाएंगे मोल रेशियो सोडियम हाइड्रोक्साइड रेशियो H2SO4। अगर मैं कहूं ये 0.1 है, इसका रेशियो 2:1 का, 2:1 का रेशियो है मेरे बच्चा। तो अगर आपके पास H2SO4 है 7.5 इंटू 10⁻⁻,
या NaOH लगाएं। NaOH है आपका 0.1, इसको निकालना है। तो बताएं x कितना होना चाहिए? 0.05 0.05 मोल। और ऊपर वाला कितना है? 0.075 0.075। अब बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन निकल आया? NaOH NaOH। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट H2SO4 नहीं है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना है मेरे बच्चे? H2SO4 नहीं है, NaOH है। ओ भाई मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? 2:1 का रेशो कैसे था? बेटा इक्वेशन में आया ना, ऊपर देखें, सही इधर समझ 2 है इधर 1 है। बेटा मुझे बोल दो, अगर किसी एक बंदे को भी समझ नहीं आया मुझे बोल दे, मैं दोबारा फिर दोबारा कराऊंगा। बोले सर आप एक और दफा समझा सकते हैं? मैं 50 दफा समझा सकता हूँ, मुझसे पूछें। देखिए मोल ऑफ NaOH आपने लिखा कि भाई इतने मोल आ रहे हैं, ठीक है। H2SO4 के मोल निकाले आपने, इतने आ रहे हैं 7.5। अभी अगर आपने फैसला कर लिया ना कि ये लिमिटिंग ही गलत हो जाएगा, आप लगाए मोल रेशो, और मोल रेशो लगा के निकाले H2SO4 कितना आ रहा है। आपने लिखा 2:1 का रेशो है, अगर ये 0.1 होता तो ये आता आंसर। आंसर आ गया 0.05 मोल H2SO4 का। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। तो इतना मोल चाहिए होगा इतने मोल के लिए। अब सर बोले हमने 2:1 रेशियो कैसे निकाला? इक्वेशन में लिखा है ना 2NaOH। दो के लिए एक चाहिए ना, ठीक है सर, ये समझ आ गया। तो 0.1 के लिए 0.05 चाहिए। ये तो ज्यादा है ना, इतने चाहिए। क्या आगे बढ़ जाए? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप में से किसी को समझ नहीं आ रहा है, वो नहीं पूछा है, वो खुद ही जिम्मेदार है, मैं नहीं हूं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा मुझसे पूछ लें। अगला है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। बोले मास कितना है? 175 कितना बेटा? 175 को बना सर। ठीक है बेटा, 100 प्लस 75। ये देखें 100 वॉल्यूम ये रहा पानी का, 75 ये रहा, टोटल कितना आ रहा है? 175। सी की वैल्यू कितना कह रहा है? 4.18। टेम्परेचर चेंज कितना आ रहा है? बोले टेम्परेचर चेंज कितना आ रहा है? 7.8 7.8। 27.8 माइनस 20। बोले कितना आ रहा है? 5705.7 57 बेटे 05.7 0.7। ये आपके पास आ गया Q, ठीक है। ये आ गया जूल। बताएं अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, जी जूल डिवाइडेड बाय 1000। तो 570.5 5705.7 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 5.706 किलो जूल। अब डेल्टा H बताइए, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज
डिक्रीज हो रहा है ना सर, क्योंकि जी। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है रिलीज हो रहा है एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो एक्सोथर्मी के माइनस में आएगा, ठीक है। Q अपॉन N, Q की वैल्यू है 5.706 और N लिमिटिंग कितना निकला था बेटा? 0.05। 0.05। कैसे 0.05 आ रहा था? सर क्योंकि अगर NaOH 0.1 है तो हम लिमिटिंग से निकालेंगे ना, डिवाइडेड बाय 2 करके H2O। ठीक है, निकालें 0.05 से, क्या आ रहा है? 114.1। दोबारा बोलिएगा। 4 114.1 114.1 प्लस में आएगा माइनस में आएगा? माइनस। माइनस में इसका आंसर आ जाएगा किलो जूल्स पर मोल। अच्छा, जरा सवाल पढ़ने दें, क्या न्यूट्रलाइजेशन, बताइए न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? When 1 mole of water is formed. व्हेन 1 mole of water is formed. और यहाँ कितने वाटर फॉर्म हो रहे हैं? 2। दो। तो क्या इसको हम किलोजूल पर मोल कहेंगे या किलोजूल 2 मोल ऑफ वाटर कहेंगे? बोलो बेटा। सर ये तो मेरी क्वेरी थी हमेशा से। बेटा किलोजूल्स पर मोल कैसे हो सकता है? न्यूट्रलाइजेशन है ना, ये तो 2 मोल के लिए निकल रहा है, हमें तो 1 मोल के लिए निकालना होगा। आप देखें ना सर सवाल, देखें डिवाइड बाय 2। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। 2 से डिवाइड किया, क्या आंसर आ रहा है? अली से मैंने कराया तो था कि जब जी भी जी एसिड सर और बेस सही है, मिलते हैं याद आ गया, कंफ्यूज हो गई। 57.1 एनर्जी निकलती है किलोजूल पर मोल। जब 2 पानी निकलेंगे तो वो डबल हो जाएगी ना, 114। जरा डिवाइड करें, क्या आ रहा है? 57.1। 57.06। तो यानी 57.01 किलोजूल पर मोल। ये 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि वो 2 मोल के लिए था तो इट इज फॉर 1 मोल। 2 मोल ऑफ H2O। ये देखें 2 मोल है ना H2O के, ये देखें। जी सर, अब ये सवाल सही समझ आया। आप समझ आया मेरा बेटा? जी सर। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। चलिए बेटा, अब अगला है, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। बताइए बेरियम और सल्फेट, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, उसका प्लस इसके माइनस है, और इसका प्लस उसके माइनस है, H2O। बताइए यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2। तो यहाँ कितने हैं? OH। तो ये बैलेंस है। चेक करें कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। नहीं सर, उधर तो 2 ऑक्सीजन है ना, इधर एक कम है। तो इधर फिर 2 लगा दीजिए, चलें ये लें। आप देखिए बैलेंस है। अब सही है। इसने कहा स्टेट सिंबल भी लिखो। तो बताइए बेरियम सल्फेट सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है? पॉजिटिव। लास्ट के शुरू के 2 सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, तो ये सॉलिड होगा, पानी लिक्विड हो जाएगा। अगला, सजेस्ट व्हाई द एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूजिंग द एडिशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू aqueous barium hydroxide. Suggest why the enthalpy change of neutralization cannot be determined using the addition of dilute sulfuric acid to aqueous barium। बोले क्या आंसर लिखें? बोलो बेटा। ऊपर वाला पॉसिबल क्यों नहीं है बेटे? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में 2 मोल होंगे। वो तो कोई मसला नहीं, 2
वो इसमें शायद ये लिखा था ना उसमें कि वो पीपीटी बनता है BSO तो उसमें कुछ होता है एनर्जी सिंथेसिस का। दोबारा बोलिएगा क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ जब हमने पहले किया था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है ना, तो उसके अंदर एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। देखिए जैसे ही, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कि जैसे ही बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है, तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं एसिड एंड बेस के मिलने से एनर्जी रिलीज होती है। अब जब एसिड और बेस के मिलने से कोई सॉल्ट बनेगा, प्रेसिपिटेट होगा, तो उसमें भी तो एनर्जी चेंज हो जाएगी ना बेटा। अब आप जब आप जब हम इंथैल्पी चेंज निकालेंगे, ठीक है, तो वो तो एक्यूरेट नहीं आएगी ना। देखिए ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में देखिए जो प्रोडक्ट था एक्वस था, एक्वस है ना बेटे इधर। जी सर। तो आप लिखेंगे बेरियम सल्फेट इज white precipitate, is white PPT. When PPT is formed, it involves enthalpy change. So delta H neutralization is difficult to exactly determine. बात समझ आ गई है बेटा? लेटिस बनेगी ना, लेटिस एनर्जी निकल आएगी। क्यों नहीं समझ रहे? जब 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 ये एक्वस एक्वस मिलेंगे तो क्या आयंस, आयनिक सॉलिड नहीं बन रहेगा? जी सर। तो लेटिस एनर्जी इज इन्वॉल्व, ये मैंने ज्यादा लिख दिया इसके अंदर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। बोले बेटा। सिंपल कोवेलेंट। सर लिक्विड होता है ना इसको येलो शायद। हाँ बेटा बोले, और बोले। बेटा बोले ना इसकी अपीयरेंस क्या होगी? सर येलो क्लोरीन। लिक्विड नहीं होता ये। देखिए ये हमने पहले भी बात की थी, 50 दफा मैंने भी बोला था कि सिलिका क्लोराइड क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। येलो कलर का लिक्विड होता है, येलो लिक्विड। सिलिका क्लोराइड इज येलो लिक्विड। बोले बॉन्डिंग क्या होती है, सिंपल होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, और बॉन्डिंग क्या होती है? सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर होता है कोवेलेंट। सर। सिंपल मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चर। सिंपल मॉलिक्यूलर एंड बॉन्डिंग इज कोवेलेंट। चलिए अब ये कह रहे हैं बताइए मैग्नीशियम क्लोराइड की अपीयरेंस क्या होगी एट रूम टेम्परेचर। मैंने आपको कहा था ग्रुप 2 के क्लोराइड व्हाइट कलर के होते हैं, और क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो व्हाइट क्रिस्टल, ये व्हाइट क्रिस्टल है बेटा। PCl5 येलो सॉलिड या येलो क्रिस्टल होता है इसका। PCl5 का याद रखने, रट्टा मारना है ये। बताएं दोनों में क्या वन सिमुलेटिंग ऑब्जर्वेशन और एडिशन टू कोल्ड वाटर। जब ठंडा पानी डालेंगे क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड।
ओ भाई मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। जी सर। तो जी सर आवाज आ दोनों रही है। दोनों क्या होंगे? कलरलेस सोल्यूशन होंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड में जब पानी डालेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कलरलेस सोल्यूशन। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में पानी डालेंगे तो बनेगा फास्फोरिक एसिड, तो कलरलेस सोल्यूशन। इसका भी आएगा कलरलेस सोल्यूशन। अगला है वन डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन और एडिशन टू कोल्ड वाटर। बताएं डिफरेंस क्या आएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड में जब पानी डालेंगे सर एक में हाइड्रोक्साइड बन रहा है, एक के तो अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। जी सर। चेक करें बैलेंस है। तो क्लोरीन कहाँ जाएगी? सर सर हाइड्रोजन HCl क्लोराइड। बनेगा ना, बनेगा ना HCl बनेगा ना सर, HCl। अब सर देखिए बैलेंस मिस्ट है। में HCl प्रोड्यूस होंगे, मिस्टी फ्यूम्स। दो इधर टू आ HCl। जाएगा। बात समझ आ रही है? इधर टू आ जाएगा। HCl के पीछे भी दो आएगा सर। फोर हो गया तो इधर भी टू आ जाएगा। जब कोई PCl5 में डालेंगे तो क्या होगा? एसिड बनेगा ना आपने कहा। PCl5 प्लस H2O। ओ भाई जब कोल्ड पानी डालेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात हो रही है ना? वो कहाँ चले गए भाई? जी जी सर। और बोलो ना, जब मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर तुम पानी डालोगे तो क्या बनेगा? लिखा हुआ तो और गर्म पानी डालोगे तो क्या बनेगा? दोनों एक जैसी चीजें एम बनेगी। एम MgO बनता है, नहीं MgO। नहीं, वो तो मैग्नीशियम क्लोराइड था ना। तो आपने कहा कोल्ड डालोगे, दोनों में कोल्ड है, वन सिमिलैरिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। सर ये MgOH जो है इसका प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा? क्या सर दोबारा नहीं, बोलना? कुछ नहीं। बोलो बेटा कि दोनों में क्या एक ही चीजें लिखेंगे? कोल्ड वाटर, उसमें क्या फर्क है बेटे? सर एक बात बताएं, ये जो हाँ हाँ। MgOH है ये सॉल्युबल नहीं होता था? मैग्नीशियम MgOH की बात कर रही है? जी जी। देखिए हाइड्रोक्साइड जो नीचे के होते हैं ना, वो दो सॉल्युबल होते हैं, बाकी जी इनसॉल्युबल होते हैं, ये सॉलिड होगा। जी। तो कलरलेस सॉल्यूशन कैसे फॉर्म? तो सही बात है, ये बात भी सही आपने कही है, कलरलेस सोल्यूशन कैसे बनेगा? जब आप मैग्नीशियम क्लोराइड को इसमें डालेंगे। ऐसे सवाल ऊपर पड़ते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने? अरे यार तुम में से कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, ये तो बताओ। सर यही डिफरेंस लग रहा है कि उसमें तो YBBD बनेगा, उसमें कलरलेस सॉल्यूशन होना चाहिए। हाँ सर बोले बेटा। हाँ बोले। MgCl आयोनिक है तो फिर वो क्या डिसोसिएट नहीं हो जाएगा रिएक्ट होने के बजाय? शाबाश, वेरी गुड। मैग्नीशियम को जब पानी में डालेंगे तो वो मैग्नीशियम+2 एक्वस बन जाएगा और 2Cl- एक्वस बन जाएगा। आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व, कोवेलेंट रिएक्ट। जबकि फॉस्फोरिक एसिड क्या होगा आपका? ये कोवेलेंट है,
ये आयनिक है, ये आयनिक है, ये कोवेलेंट है। ये बनाएगा आपका 5HCl। बताएं और क्या बनेगा, POCl3 या H3PO4? H3PO4। चलिए H3PO4, सर आपने एक दफा इक्वेशन में HOCl भी तो लिखवाया था। वो पानी और HCl का था। बात समझ आ रही है मेरे बच्चे? सर एक बात मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है, कभी हम MgCl2 वाली जो आपने बुक में लिखवाई है वो हम MgOH वाली लिख रहे होते हैं, यहाँ पे हमने आयोनिक की तरह देख ली। नहीं बेटा नहीं, मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी में कभी भी डिसॉल्व करके रिएक्ट नहीं कराया वो मैग्नीशियम, खाली मैग्नीशियम को कराया था, आप चेक कर लीजिए। अच्छा तो फिर इसकी वे जो हम पीएच बनाते हैं MgCl का, हमने याद किया था कि 6.5 तक होती है, हाँ हाँ, तो वो 7 क्यों नहीं होती, मतलब ये 6.5 क्यों होती? नहीं वो तो मैग्नीशियम क्लोराइड की तो नहीं है। सर इसकी आप चेक करें, मैग्नीशियम क्लोराइड की है। सर मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने कॉपी में लिखा हुआ है। चले अभी अभी इस सवाल में भी तो लिखेंगे ना, क्या टेंशन है। जी जी सर। वो तकरीबन 7 के आसपास होगी। जी सर। अच्छा इस पे इक्वेशन पे आ जाए। H3PO3 बनेगा PO4, H3PO4। देखिए बैलेंस है, आप देखें बैलेंस है। सर ऑक्सीजन सर कहाँ बैलेंस? 8 है ना, तो 4 लगाएंगे ना पानी, 4 हाइड्रोजन लगाएंगे, पानी सॉरी वही, फोर देखो एच टू हो जाएगा हाइड्रोजन ना। 5 6 7 8 है, तो फोर 8 का एच मतलब टू ये, देखो 8 का मतलब ये हुआ कि यहाँ 4 लगाएंगे, ठीक है, यहाँ 4 आ गया, ऑक्सीजन 4 हो। अब देखो बैलेंस है, जी सर, अब सब बैलेंस है। अब बैलेंस हो गई। ठीक है जी, अब बैलेंस हो गई। तो बताइए इसमें व्हाइट मिस्ट्री फ्यूम आ रहे हैं, व्हाइट मिस्ट्री फ्यूम, नो व्हाइट मिस्ट्री फ्यूम। चलिए अब अगला है पीएच ऑफ द फाइनल सोल्यूशन। सर सिमिलैरिटी क्या लिखेंगे? है सिमिलरिटी लिख देना, कलरलेस सोल्यूशन। भाई मैग्नीशियम क्लोराइड भी कलरलेस होगा ना यार, और सही है सही PCl5 है। भी कलरलेस सोल्यूशन होगा। वो व्हाइट मिस्ट्री फ्यूम देगा, व्हाइट मिस्ट्री फ्यूम नहीं देगा। इसकी पीएच तकरीबन 3 होती है फॉस्फोरिक एसिड की, और इसकी पीएच तकरीबन 7 होती है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। स्टेट द रीजन एंड कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोरेट फ्रॉम Cl2। और ये मैंने कराया जो था सोडियम क्लोरेट 5, एक होता है सोडियम क्लोरेट, एक होता है सोडियम क्लोरेट 1, और एक होता है सोडियम क्लोरेट 5। इसका मतलब है नाकलोट। बताइए नाकलोट कहाँ से बनता है? हॉट सोडियम हॉट। हाइड्रोक्साइड। इससे नाकलोट इसलिए कहते हैं 5 + 3 8। हॉट KMnO4 डालूं या क्या लिखूं, हॉट NaOH? NaOH। हॉट NaOH, बिल्कुल सही। अब तक अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई रिएक्शन इन C1 इज डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बताएं, आपको याद होना चाहिए, बोले ना ऑक्सीडेशन क्योंकि नंबर क्लोरीन ऑफ। सर ऑक्सीडाइज क्योंकि हो रहा क्लोरीन होगा तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा। रिड्यूस दोनों होता है। बेटा शाबाश, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस। उसने कहा तो ऑक्सीडेशन नंबर, वरना मैं डायरेक्ट लिखता फ्रॉम 0 to
+5 as well as 0 to -1। बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। अब अगला सवाल है, बताइए अगर क्लोरीन से क्लोरो अल्केन बनाना है तो बताइए कौन सा मैकेनिज्म होता है बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए होती है? यूवी लाइट चाहिए होती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट। बताइए इनिशिएशन में क्या लिखूं? Cl2 और फिर 2 Cl। Cl डॉट प्लस Cl डॉट। बताएं इन दोनों का रिएक्शन करूंगा क्या बनेगा? सर एक तो HCl बन जाएगा। मैंने कहा था इसमें से एक हाइड्रोजन कम करेंगे और इसको फ्री रेडिकल बनाएंगे और यहाँ HCl लिख देंगे। सर आपने एक हाइड्रोजन कम कर लिया सही से। बेटा ऐसे ही तो करते हैं, एक हाइड्रोजन कम हो जाता है वो HCl बनाता है। क्योंकि आपने कहा था CH कभी टूट नहीं सकता, मेरे दिमाग में वो चल रहा नहीं बेटा मैंने तोड़ा थोड़ी है। फ्री रेडिकल हाइड्रोजन, मैंने कहा था हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल नहीं बनता है। सही है सही। है ना, हमेशा कहा था एक हाइड्रोजन निकल के प्रोपेगेशन होता है। अब यही CH Cl2 वापिस आएगा प्लस Cl डॉट, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? CHCl3। CHCl3, बल्कि उसने लिखा हुआ भी है, मैंने खामखा क्यों लिख दिया? अब अगला है कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। कौन सी इक्वेशन भाई? इसको इसको और फिर इससे बनाओ। तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं। CHCl3 प्लस HF बनाएगा CHClF2। बताइए इन दोनों में क्या फर्क है? सर 2 क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हुआ, 2 2 क्लोरीन का HCl फर्क है और हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन का HF फर्क नहीं। अबे जी सर, हाइड्रोजन का कहाँ से फर्क आ गया? हाइड्रोजन तो हाँ एक का फर्क है, एक का फर्क है ना एक सर। का फर्क है HCl। तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगी। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है यार? जी सर। अरे ये आ गया सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये गौर से सुन लेना, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं मास स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स शोज मॉलिक्यूलर आयन पीक्स 164, 166, 168। इसका बताएं 164 किस किस का बनेगा? अब मेरी बात गौर से सुनना बेटा। बताओ एक कार्बन हो और एक हाइड्रोजन हो, एक क्लोरीन और एक F2 हो। इसको Br2 के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा मेरा बेटा? सर Cl से सब्स्टिट्यूट नहीं कर लेगा दोनों? तो भाई एक Br सब्स्टिट्यूट कर लेगा, ठीक है। ये आया CH, बट बोले H हटेगा कि फ्लोरीन हटेगा कि क्लोरीन हटेगा? कौन हटेगा? क्लोरीन हटना चाहिए। क्लोरीन हटना चाहिए, ठीक है। अब आपने ये नहीं करना चाहिए, आपने कह रहे हैं तमाम बना के देखना चाहिए, ठीक है। आप एक एक करके हटा दें। मैंने पहले हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगाया, निकालें इसका कितना आ रहा है MR? सर यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन के आइसोटोप नहीं यूज हो सकते हैं? तब होगा आपने 164, 166, 168 निकालना है। तो 130.9 कितना आ रहा है बेटा? 130.9। 139 हमें नहीं चाहिए, ये 81 करें।
ये 37 करें। अब देखें क्या आ रहा है। ये 169 आ रहा है। 169 आ रहा है। हमें सर चाहिए। सर ये जी जो बोलें। 168 में है इसमें 35 CL और 79 BR डाल दें तो 164 बन जाएगा। जबरदस्त। बोले क्या करूं, इसके लिए क्या डालूं। 35 CL और 79 BR। 35 और 79 जरा ऐड करना, क्या आ रही है। सर 164 ही आएगा। 164 आएगा। तो बस इसका इसमें और से सर किसी एक को बढ़ा दो तो 166 हो जाएगा। और दूसरे वाले के अंदर देखो दोनों बेटा, के ये अंदर ऐसे एम आ ही गया। डालना है। मैं होता है ऐसे करता, ये एम आ गया, ये M+2 आ गया, ये M+4 आ गया। ऐसे ही है। जी सर। पूरा दूसरी कैसे बनेगी M+2 की। 37 CL डाल दें या तो 81 BR डाल दें। एक बढ़ाते हैं, सर ठीक है, कोई शाबाश। दोनों किसको बढ़ा लिखेंगे दें। सर दोनों लिखेंगे नहीं, क्योंकि दोनों इसमें क्यों बोला है लिखेंगे ऑल हैं? मॉलिक्यूलर आयंस सारे शो करने हैं ना जो पॉसिबल हो सकते हैं मेरे पास। अच्छा चलो, इसको तो करो, क्या आ रहा है। 166 ही आएगा सर। चलो भाई, वो भी लिख देते हैं। CF2 CL 35 BR81। बोलो यही है। जी सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4। मेरी A2 की क्लास बैठी हुई है यार। देखो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें जल्दी जल्दी चाहूँ ना क्वेश्चन करा सकता हूँ 1 घंटे के अंदर। मैं तफसील से डिस्कस करता हूँ बेटा। अच्छा अब बताओ, ये वी रिएक्ट्स विद एन एक्सेल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कौन रिड्यूस होगा, अल्कीन या कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों कार्बोक्सिलिक आ रहे हैं। एसिड। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। Li एयर अच्छा नहीं सॉरी। वो तो हाइड्रोजन निकल करता है ना खाली। हाँ सही है। अच्छा आपने वो कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर LiL। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या, आइडेंटिफाई रोल ऑफ लिथियम क्या करेगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट। शाबाश मोहित, शाबाश। बताएं रीजन एंड कंडीशन क्या होगा needed to form Z from V। सर कोल्ड KMnO4। कोल्ड KMnO4 बिल्कुल सही है, डायोल बन रहा है, डाइल्यूट वेरी गुड। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। बोले बेटा अगला। बोले बेटा डिड्यूस एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ Z। देखिए कितने कार्बन है, एक, ये CH2, ये CH, ये CH2। बोलो टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं। 4 है। 4 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है। 8 है सर। कितने ऑक्सीजन है बेटे। 4 है सर। 4 है। तो ये किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा। 1 2 1 हो जाएगा ना सर। 4 से कटेगा ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। C1H CH2O, CH2O, ठीक है। अब ये कह रहा है कंप्लीट द टेबल 4.1 to show the number of sp2 sp3 hybrid carbon atom that are present in the molecule of V। ये आ गया V। देखें sp2, ये sp2 है, ये sp2 है। बताएं कितने sp2, ये भी sp2 है। 3 sp तो 3 sp2 कार्बन पूछ रहा है ना। 3 sp2 है। sp3 कितना है।
एक sp3 है, अब अगला क्वेश्चन है, ओ माय गॉड, सर sp2 कैसे? sp2 डबल बॉन्ड को कहते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है क्यू कंटेन एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। इट इज अ कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इट इज अ सैचुरेटेड मॉलिक्यूल विद नो ब्रांचिंग, स्ट्रेट चेन है। क्यू कंटेन ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। द relative molecular mass of Q is 188 is 88. No effervescence is seen. Effervescence is seen when sodium is added to Q. ओ भाई इसका मतलब क्या हुआ? सर अल्कोहल है। अल्कोहल है। Q react with alkaline, इसका मतलब है CH3 ऐड होगा उसके साथ। ये अल्कोहल है। बताइए Q के अंदर कितने कार्बन है? बोलो ना बेटा कितने कार्बन है, कुछ पता चल रहा है? अबे बोलो ना यार। सर नहीं पता चल अभी रहा अभी मैं बताऊंगा। ये देखें, ये आ गया CH3, ये आ गया CHOH। निकालो कितना MR आ गया ये। बोलो बेटा ये कितना MR आ रहा है? 45 41 45 45 बेटे। अब इसमें CH2 डालो, अब कितना हो गया? 59 59 59। इसमें फिर CH2 डालो, 73 73। इसमें फिर CH2 डालो, 87 कितना हो रहा है बेटा? 7 87। इसका 7। मतलब ये CH3 का। बोलो बात समझ आ गई है? चाहो तो स्केलेटन बना दो। बोले बात समझ आ गई है? जी सर। चलो बेटा, अब अगला क्वेश्चन है, कंसिडर इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ M। M पता नहीं क्या, पेट्रोल फ्यूल यूज इन कार्स। M इज अनसैचुरेटेड नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। M कंटेन 8 कार्बन एटम। बताइए 8 कार्बन एटम है तो मॉलिक्यूल कंटेन 8 कार्बन, सैचुरेटेड अल्केन इसका मतलब है। ठीक है, C8H18 होगा। 18 ठीक है। प्लस O2 कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे? 8 कार्बन 8 कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, 9 पानी। 9 पानी बनेंगे। टोटल कितना हो गया ये बेटा? ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा? 25 25 डिवाइड बाय 2। 25 डिवाइडेड 25 बाय। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट डिफर बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ M occur। बताएं क्या क्या बनेगा अगर इनकम्प्लीट कंबशन? कार्बन, सूट, कार्बन मोनोऑक्साइड, VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और मैंने बोले क्या? बस बहुत है। अगला सवाल, suggest the condition required for the production of oxide of nitrogen during combustion of M in internal combustion engine। बताइए इंटरनल कंबशन इंजन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? High temperature, high pressure, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। sir, catalyst we nickel, I guess. कैटलिस्ट कौन सा चाहिए होता है? Nickel, मेरे ख्याल में पैलेडियम चाहिए होता है।
बेटा क्या चाहिए होता है? इंटरनल कंबशन किससे बना होता है? मेटल चाहिए होता है, प्लेटिनम या पैलेडियम से। प्लाटिनियम या पैलेडियम, ठीक है। इक्वेशन भी कह रहा है लिखने को, बोले कौन सी इक्वेशन लिखेंगे? N2 plus O2 2NO हो गया। N2 plus O2 give NO2, 2NO होता है ना सर? 2NO2। तो NO2 कहाँ बनता है? NO बनता है ना। बेटा इंटरनल कंबशन चल रहा है ना। हाँ NO 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 NO, आई एम सॉरी, बिल्कुल सही। Describe how acid rain is formed in the atmosphere in the presence of oxide of nitrogen and sulfur dioxide। बताइए सल्फर डाइऑक्साइड कैटलिस्ट होगा कि नहीं होगा? या कोई क्या, कौन होगा, कौन होगा, कौन? डाइऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, शाबाश। NO, NO2 plus SO3, बोले क्या गलती है? सर वहाँ NO2 होता है और यहाँ पे NO बनता है ना, उससे। देखें ये कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ एसिड रेन इज फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये गलत लिखिए, बोले क्या लिखूं? लेफ्ट पे NO2 और अगर राइट पे NO कर दें। ठीक है जी, इधर NO2 कर देता हूँ, इधर NO कर देता हूँ। बोले बैलेंस है। फिर NO जी सर। NO आधे ऑक्सीजन के साथ मिलके NO2 बना लेगा। बोले ऐसा ही है। जी सर। तो अभी एसिड तो बना नहीं। Identify the role of oxide nitrogen in this process, include all relevant equation. How acid rain is formed? बोलो ना बेटा, अब एसिड रेन कैसे बनेगी? So sulfur trioxide and water से sulfuric acid बनेगा। सही बात है भाई। SO3 plus water give H2SO4, acid rain। बिल्कुल सही, बेहतरीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर वो रोल ऑफ द ऑक्साइड ही पूछ रहा है प्रोसेस के अंदर। तो बोल तो दिया एसिड रेन। रोल ऑफ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन दिस प्रोसेस, तो यही होगा फिर ऐसे देन करेगा। यही तो लिखा है, रेलेवेंट इक्वेशन भी लिख दिए। वर्डिंग में लिखना चाहो तो लिख दो, क्लाउड के साथ रिएक्ट करेगा, लिख दो सारा। स्टेट वन अदर टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, बोले क्या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से क्या बनता है? 50 दफा लिखा है मैंने। फोटो केमिकल्स में फोटो केमिकल स्मोक पर एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस पैन गिव फोटोकेमिकल स्मोक। नेक्स्ट, अब देखें ये L जो है, L ये L है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर बेटा सकीना बस में थोड़ी देर में स्टार्ट करो 10 तक क्लास, ठीक है? हाँ मेरे बच्चे बोलना। In step 1 all the 3 ester groups in R react, suggest a suitable reagent and condition for step 1। बोले क्या करें कि ये टूट जाए? एसिड हाँ बोले बेटा। हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस।
हम H2SO4 डाल देंगे, डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलिसिस। एस्टर हाइड्रोलाइज हो रहा है H2SO4 डाइल्यूट। कह रहा है जे का स्ट्रक्चर बताओ, जे का स्ट्रक्चर। आपने ये लिखा, बोलो यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब Yes, जे sir. जी सर। जे का स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। देखें ये शुरू के 2 जे बनाएंगे, अब बीच वाला क्या बनाएगा ये देख लें, ठीक है। अच्छा इसने लिखे नहीं कि कितने बनेंगे CH3। आए मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ठीक है। ये देखें, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, सही है। तो ये बनेगा CH2OH, CHOH, CH2OH। बोलो बेटा मेरी जी बात सर। समझ आ रही है? हम सर आपको पता है अल्कोहल बन रहा है जे के अंदर, तो लिखा हुआ कहाँ है? एस्टर तोड़ा है ना बेटा, इसके 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। हाँ जी। अजीम बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? और जी सर, से समझ गया समझ गया। अब ये कह रहे नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर इन स्टेप 2। मिथेनॉल, मिथेनॉल कंडेंस हो रहा है, इथेनॉल के साथ रिएक्ट हो रहा है, कंडेंसेशन एस्टेरिफिकेशन एक ही बात है। कंडेंसेशन एस्टेरिफिकेशन। अब है नेम ऑर्गेनिक रिएजेंट जी यूज्ड इन स्टेप 2, CH3OH। टी का नाम लिखना है। देखिए पहले आप रखेंगे इसका नाम YL के साथ, इसका नाम रखेंगे O8 के साथ। पहले मिथाइल आ जाएगा, दूसरा कितना है 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 कार्बन है, डिकानोएट। डिकानोएट। बोलो सही बेटा यहाँ तक बात मिथाइल समझ आ कहाँ गई है? सा है? बेटा ये लिखा हुआ ना देखो, ये रहा, टी का नाम कह रहे हैं ना, ये रहा मिथाइल, ये O8 के अच्छा वो साथ, टी का नाम पूछ रहा सही। ठीक है। चलो मेरे बच्चों कुछ पूछना है किसी ने? सर मुझे प्रैक्टिकल की एक चीज पूछनी है कि ऐसा हो सकता है कि उसने अमोनियम और कार्बोनिल दोनों दिए थे? अमोनियम और कार्बोनेट है नहीं ना, जिंक कार्बोनेट और पोटेशियम आयोडाइड था, अमोनिया था ही नहीं। था ही नहीं ना, मतलब मेरा उसमें अगर अमोनिया का मैंने क्योंकि टेस्ट नहीं लिखा है, मेरा नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, अमोनिया था ही नहीं तो आएगा कैसे? क्योंकि हमारे आधे से ज्यादा लोगों का अमोनिया का वो कह रहे हैं टेस्ट आ रहा है, लेकिन मेरा नहीं आ रहा था, मैंने 2 दफा किया। जब नीचे फौरन वो एसिड डलवा रहा है तो कार्बोनेट लिखना चाहिए था ना, अमोनिया क्यों लिखा मुझे बात समझ नहीं आई। खैर वो तो सर मैंने गलती कर दी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कोई जबकि तो वो सब। कह रहा है एक कैटाइन है, जब जिंक निकल गया तो दूसरा कैटाइन क्यों निकाला आपने? नहीं आप मैंने वो तो लिखा ही ना, मुझे एट टाइम दूसरा समझ ही नहीं आया, मैंने वो नहीं, कार्बोनेट वाली बात पकड़ी नहीं। आप मुझे खुद बताएं, जब वो कह रहा है कि एक कैटाइन है 2 एनाइन है, कहा था नहीं कहा था? तो एक कैटाइन आपने जिंक निकाल लिया, तो ये अमोनियम कैटाइन कैसे निकाला आपने? तो उसने एक एटाइन और 2 एनाइन बोला था, 3 आयन से ये बोला था। गलत कह रही है, एक कैटाइन बोला था 2 एनाइन बोला था। अच्छा सही है सर। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ज्यादातर बच्चों ने पूरा सवाल पढ़ा ही नहीं होगा, डायरेक्ट सही शुरू है। किया होगा। तो लोगों बाद में आने वाले 34 वालों के लिए नसीहत है, भाई पूरा पेपर पढ़ो सुकून से, अपने आप को 2-3 चमाट मारो जोर जोर से कि भाई नॉर्मल हो जाए, पेपर अभी स्टार्ट हो गया है, फ्यूचर का मामला है, नॉर्मल ठंडे हो जाओ। बात समझ आ रही है?
जी सर। चलो बेटा मेरी दूसरी क्लास है, ठीक है, चलो अल्लाह ठीक है, हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंस्टा वाला पार्ट